हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो क्लास में हम मॉडल पेपर नंबर 1, इस 1 की जगह आप इसे 2 मान लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है। मॉडल पेपर अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस पेपर है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे 2-3 मॉडल पेपर और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी सी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा कभी भी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। चलिए, तो सेक्शन ए का खंड ए का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुचयनात्मक एमसीक्यू। क्या बोल रहा है? वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। आपको विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और किसके कारण? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? क्यू की वैल्यू आपको 1 कूलाम दे रखी है। इससे फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स का वैल्यू होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो क्यू का वैल्यू 1 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऐसा का ऐसा, क्योंकि मेरे को डेटा सामने दिखाई दे रहा है। एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं ऊपर की ओर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पता चला? डन। चलिए आगे देखिए, एक परीक्षण आवेश को निम्न विभव बिंदु से उच्च विभव बिंदु तक ले जाया जाता है। परीक्षण आवेश की स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहा है? आपके पास में एक टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को आप लोअर पोटेंशियल टू कहाँ लेकर के जा रहे हो? हायर पोटेंशियल लेकर के जा रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बात को थोड़ा सा समझिए। मैं इसको कुछ ऐसा मान लेता हूं कि ये मेरा सोर्स चार्ज है क्यू, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसा है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट चार्ज के पास में होते हैं वहाँ पोटेंशियल हाई होता है, वहाँ विभव अधिक होता है। और जो पॉइंट चार्ज से दूर होते हैं, आवेश से दूर होते हैं, वहाँ पोटेंशियल कम होता है। ये बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट और इधर भी क्यू नॉट ही मान लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस R1 ले लीजिए और इस वाले डिस्टेंस को R2 ले लीजिए। अब बोल रहा है वो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेकर के आओ। लोअर जहाँ विभव कम है, हायर पोटेंशियल जहाँ विभव ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ की ओर लेकर के आओ। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? गौर करो बच्चों, आर का वैल्यू कम हो रहा है। अगर आर का वैल्यू कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। समझ में आ रहा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी R के इनवर्स में चलती है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे R डिक्रीज होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी बच्चों, इंक्रीज होगी। बात समझ में आई? सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है ये। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या बोल रहा है? किसी चालक तार में धारा I होने पर, प्रवाहित होने पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का मतलब होता है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD है ना। करंट कितनी? I, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी? VD। यदि उसी धातु के परंतु दुगने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा? पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन समझो। पहली सिचुएशन में करंट I है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। दूसरी सिचुएशन में करंट 2I बना रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर रहा है और पूछ रहा है कि इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कितना होगा। अपवाह वेग और धारा के मध्य संबंध I इज इक्वल्स टू NEAVD। इसका मतलब अगर मैं VD का फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाय NEA। पता चला क्या? तो पहली सिचुएशन में पता चला VD की वैल्यू कितनी है। दूसरी सिचुएशन में देखो VD डैश। दूसरी सिचुएशन में मैं बोलता हूं, मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है 2I करंट है, 2I करंट है, NE के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस उतना का उतना आ रहा है क्या? सेम।
तो दोनों सिचुएशन के अंदर अपवाह वेग समान रहेगा, vd ही रहेगा। ये बात ध्यान में रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है। देखो धातुओं का, धातु मतलब आपके पास में दो चीजें ध्यान में रखिएगा, एक तो धातु और एक मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब मेटल्स और कंपाउंड मेटल, कंपाउंड मेटल। इन दोनों में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जबकि अर्धचालकों में उल्टा होता है। अर्धचालक, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों में ताप को अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटेगी, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो आपको अर्धचालक देखना है बच्चों की, अर्धचालक कौन सा है। अर्धचालक मेरे हिसाब से जर्मेनियम है ना। तो जर्मेनियम वो वाले इस वाले ऑप्शन में आएगा कि जर्मेनियम का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है, जबकि तांबे का बढ़ेगा क्योंकि अलॉय है, मेटल है। टंगस्टन अलॉय है और एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, ठीक है। तो इन तीनों का तो बढ़ेगा, जबकि जर्मेनियम जो है वो करेक्ट आंसर है ना, इसका घटेगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट। इसके बाद में क्या बोल रहा है वो, इफ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द ऑर्बिट विल बी और पाथ विल बी। क्या बोल रहा है कि कोई आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए तो फिर उसका पथ कैसा होगा, आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर आने पर वृत्ताकार पथ हो जाता है। कैसा पथ हो जाता है, वृत्ताकार पथ हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो वृत्ताकार मतलब सर्कुलर, कैसा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये एक अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। फिर द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू का मतलब होता है बच्चों शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 6 एम्पियर है। आई एम लिख देता हूं, आई एम 6 एम्पियर दिया हुआ। देन द आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस कितना होगा, है ना, वर्ग माध्यम मूलमान कितना होगा, आई एम डिवाइडेड बाय √2 होता है क्या। तो 6 में √2 का डिवाइड लगाओ, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 2, और उसमें फिर √2 का डिवाइड, √2 से इसको हटाओगे तो √2 आ जाएगा क्या, 3√2। मैथमेटिक्स आनी चाहिए, 3√2, ये 3√2 पता चला, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। फिर आगे देखो, विच रेडिएशन इन सनलाइट काजेज हीटिंग इफेक्ट, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विकिरण ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करती है। आप ये भी मान सकते हैं इंफ्रारेड IR, ध्यान में रखिएगा। अवरक्त जो किरणें होती हैं वो ऊष्मीय प्रभाव को, हरित ग्रह प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो, A ray of light is incident normally on a plane mirror, एक लाइट रे है वो प्लेन मिरर पर क्या हो रही है, नॉर्मली आ रही है, समतल दर्पण के ऊपर सीधी आ रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इस केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि दोनों हमेशा बराबर होते हैं, 0 डिग्री होगा, क्योंकि लंबवत है ना, 0 डिग्री, पता चला ये। तो ये क्या होगा, 0 डिग्री होगा। आगे देखो, the length of astronomical telescope for normal vision of human eye is, खगोलीय दूरदर्शी की सामान्य दृष्टि के लिए लंबाई f0 + f होती है बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, A Polaroid is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I0. Now the intensity of light passing through the Polaroid after polarization. क्या बोल रहा है, आपके पास में एक पोलराइड है और उस पर जो लाइट आ रही है उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी I0 है, और वो पोलराइड पे जो आती हुई लाइट है उसके अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए, I इज इक्वल्स टू I0 cos² थीटा। शायद ये फॉर्मूला मेलस लो याद होगा,
आई नॉट ऐसा का ऐसा, कॉस स्क्वायर 45 कर लीजिए, 45 डिग्री 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये I0/2 आएगा। पता चला? चलो, इसका बे ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, है ना, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। भैया बहुत सिंपल है, ऊर्जा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और इसको अगर मैं देखता हूं तो इसे लिखा जा सकता है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, लिखा जा सकता है। ऑप्शन पता चल रहा है, डी सही है। चलो आगे चलें, देखो नेक्स्ट देखो, when the distance between the light source and photoelectric cell increases then the value of stopping potential। थोड़ा तरीके से समझना, जब प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स और प्रकाश विद्युत सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बीच की दूरी को क्या किया जाए बच्चों, बढ़ाया जाए, तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात को समझिए, लाइट सोर्स और सेल के मिड की दूरी, ये दोनों कारण है इंटेंसिटी को बनाने के। किसको बनाने के, लाइट की इंटेंसिटी। अगर दूरी कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर दूरी ज़्यादा है लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दूरी का लेना देना इंटेंसिटी से है, मतलब प्रकाश की तीव्रता से है, और अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी बच्चों, इसके अलावा और किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात ध्यान में रखना, इसका मतलब ये है निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज। बात समझ में आई, कोई परिवर्तन नहीं होगा। निरोधी विभव का लेना देना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना फ्रीक्वेंसी से है, आवृत्ति से है, या तरंग दैर्ध्य से है, ठीक है, ऊर्जा से है। चलिए अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम विल बी, वो क्या बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन मॉडल के सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, द्वितीय कक्षा में घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग, संवेग का गुण क्या होता है बच्चों, कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग होता है NH/2π। दूसरे कक्षक में घूम रहा है, n की वैल्यू 2 रख दो, पता चल रहा है क्या, H/π आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला मेरे को नहीं लगता आने की संभावना है, तो भी देख लीजिए एक बार के लिए। द रेशियो ऑफ लीकेज रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉनों के क्षरण की दर उनके उत्पत्ति की दर के सापेक्ष का अनुपात अनुक्रमानुपाती है। पहले तो ये थोड़ा समझिएगा, एक आर कांस्टेंट या के कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्शन रेट, वो होता है क्या बच्चों, प्रोडक्शन रेट, डिवाइडेड बाय लीकेज रेट। मतलब उत्पादन की दर, ऊपर क्या आएगा, उत्पादन की दर बटा क्षरण की दर। बात समझ में आई, ये आर होता है। अब इसने उल्टा कर दिया, क्षरण की दर को ऊपर ले गया और उत्पादन की दर को नीचे ले गया, तो ये बोल रहा है 1/r। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, 1/r के है। ये आएगा नहीं, चिंता मत करो वैसे तो, लेकिन ध्यान में रखना आर क्या होता है, उत्पादन की दर बटे न्यूट्रॉनों के क्षरण की दर, मतलब प्रोडक्शन रेट डिवाइडेड बाय लीकेज रेट। और जैसा उसने क्वेश्चन पूछा ये उल्टा कर दिया उसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम
मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होता है। देखो इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोटि की बात करूं, ऑर्डर की बात करूं, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए सिंपल बैठता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या आप सभी को पता है 10 की घात -10 रेंज में होती है, जबकि नाभिक की जो त्रिज्या है वह 10 की घात -15 रेंज में होती है, फर्मी मीटर में होती है। ठीक है, और अगर इसका अनुपात देखोगे तो 10 की घात 15 -15 ऊपर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, आंसर आएगा 10 की घात 5। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 10 की घात 5 आएगा, ये सही है। लेकिन बहुत सारी किताबें इसे 10 की घात 4 भी कर सकती हैं। इवन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं और उनको रेस्पेक्टिव लेकर के काम करूं तो मैं 10 की घात 4 को भी आंसर लगा सकता हूं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को कोटि के हिसाब से किया जाता है, ऑर्डर के हिसाब से किया जाता है, तो 10 की घात 5 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट इज मिक्स्ड विद जर्मेनियम। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाए? बताओ भैया, किसको मिलाना चाहिए? बच्चों गैलियम को भी मिला सकते हैं, इंडियम को भी मिला सकते हैं, बोरोन को भी मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम को भी मिला सकते हैं। मैंने 4 आपको बताए थे, 4 में से 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब इन सभी को मिलाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्लीज फिलिंग द ब्लैंक्स करवा दो। लो आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। चलो देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सिस इज फ्रॉम, क्या बोल रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अक्ष के अनुदिश। ये देखो इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा हुआ है, मैं इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बना रहा हूं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा अक्ष के अनुदिश यहां से यहां की ओर होती, कहां से कहां की ओर? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये बात ध्यान में रखना, कौन से चार्ज से? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, ऋणात्मक से, एक मिनट बच्चों, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, धनात्मक आवेश की ओर। ठीक है, ये डन हुआ। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इन बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होता है 0 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग का रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का इंग्लिश में लिख दो चाहे, फ्लेमिंग का दायां तो राइट होता है ना, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, लेफ्ट हैंड करना है अपन को, है ना, और लेफ्ट हैंड को बायां कहते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज लेफ्ट इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये टॉपिक तो कट चुका है, लेकिन तो भी देख लो, वह चुंबकन तीव्रता जो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन क्षेत्र को हटाने के पश्चात भी शेष रह जाती है, अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इन अ ट्रांसफॉर्मर
out of current, potential, frequency and power, the value remain constant. ओके किसी ट्रांसफार्मर में धारा, विभव, आवृत्ति और शक्ति में से किसका मान नियत रहता है बच्चों? आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का मान, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और सारी चेंज हो जाती है। इनपुट पावर आउटपुट पावर हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। इनपुट करंट अलग हो सकती है, आउटपुट करंट अलग हो सकती है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज वैसे भी अलग अलग होती है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखो। द ट्रांसपेरेंट मीडियम बिटवीन टू इंक्लाइंड करस्पॉन्डिंग सर्फेसिस इज कॉल्ड। अच्छा सवाल है ये। परस्पर झुकी दो अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म। ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखो। अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट विद सेम फेज। वेव फ्रंट की परिभाषा, तरंगाग्र की परिभाषा है, तरंगाग्र उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जहां माध्यम के कण समान कला से कंपन करते हैं। ठीक है, आगे देखो। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द। किसी भी मेटल सरफेस से, धातु तल से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? कुल मिलाकर के धारा को ही तो बनाएगी, है ना, प्रकाश विद्युत धारा को बनाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों? आपतित प्रकाश की तीव्रता के। आपतित प्रकाश की तीव्रता के। इंग्लिश में आप इसे लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए। इज द हैवीएस्ट परमानेंट एलिमेंट। सबसे भारी स्थायी तत्व है बच्चों बिस्मिथ। ध्यान में रखना, बिस्मिथ जो है वो सबसे भारी क्या है? स्थायी तत्व है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालकों की चालकता होती है जीरो। चालकता होती नहीं है भैया परम शून्य ताप पर उनके पास में। ठीक है, पता चला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डन। एक और मॉडल पेपर आएगा उसमें और ऑब्जेक्टिव नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स और हो जाएंगे आपके। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम मिडल पॉइंट ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p। आराम से तसल्ली से पढ़ो क्या बोल रहा है, तसल्ली से पढ़ो क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, विद्युत विभव की वैल्यू लिखनी है। किसके लिए? किसी डाइपोल के लिए। उस डाइपोल का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? p है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर और अक्ष पर, उसके अक्ष से r दूरी पर। तो समझिएगा पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, द्विध्रुव के लिए, है ना। और अगर अक्ष है तो थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो, तो ये सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा के पी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बच्चों कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये है सिर्फ और सिर्फ। पता चला? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वाला ग्राफ है बच्चों, और ये ग्राफ एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। ठीक है, इसमें आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलेगा। रेजिस्टेंस होता है v अपॉन आई या डेल v अपॉन डेल आई, डेल v अपॉन डेल आई, जैसे भी आप करना चाहें। मैं बोलूंगा डेल v अपॉन डेल आई यूज करो। डेल v पोटेंशियल का डिफरेंस दो पॉइंट के, इसको और इसको चूज किया, है ना। तो डेल v मतलब इसका डिफरेंस 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। बट एक करंट का डिफरेंस, करंट में अंतर,
0.2 माइनस 0.1 है, ये पॉइंट ध्यान में रखना बच्चे, ये पॉइंट ही भूल गए थे लास्ट टाइम, ठीक है। 0.2 माइनस 0.1 कितना होगा, 0.1 हो जाएगा क्या, मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो 10 की पावर 1, इसका मतलब आएगा 20 ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ निकालिए। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए आपको बता दूं, पहले ये ध्यान में रखना, बिस्मिथ जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। बिस्मिथ प्रतिचुंबकीय है, तांबा प्रतिचुंबकीय है, सीसा प्रतिचुंबकीय है, बिस्मिथ, कॉपर, लेड ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो फिर पैरामैग्नेटिक कौन हुए, सोडियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। सोडियम और एल्यूमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय हैं। नेक्स्ट देखो, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0, किसी सर्किट के अंदर परिपथ में धारा जो है वो 5 एम्पियर से 0 हो जाती है, डेल आई 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 तो 5 ही हो गया। चलो, इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 100, ओके टाइम भी दे रखा है, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में, डेल टी या टी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.1 सेकंड में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कितना एवरेज ईएमएफ बन रहा है, कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल बन रहा है भैया, ईएमएफ बन रहा है 100 वोल्ट का। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, आपको स्वप्रेरकत्व की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको याद हो एक फॉर्मूला था, E इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, और हमें L कैलकुलेट करना है, तो L हो जाएगा E डी टी डिवाइडेड बाई डी आई, E का वैल्यू 100, डी टी का वैल्यू 0.1, डी आई का वैल्यू 5, हाँ 0.1 से 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, 10/5 होता है बच्चों 2 हेनरी, कितना आंसर आएगा इसका, 2 हेनरी आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व कर ही दिया है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित करो। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन सभी को पता होगी। क्या होता है, whenever 2 light waves of same frequency and same phase traveling into the same medium merge with each other or combine with each other, a new waveform form, due to which intensity at some points become maximum and some points become minimum. This redistribution of energy is known as interference of light. मतलब जब 2 प्रकाश की तरंगे जिनके आवृत्ति समान, कला समान हो, एक दूसरे के साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में जाती हुई मर्ज कर जाती हैं, मिल जाती हैं, अध्यारोपित हो जाती हैं, सुपरपोज हो जाती हैं, तो उनसे बनने वाली नई तरंग की तीव्रता किन्हीं स्थानों पर अधिकतम और किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होती है। यह ऊर्जा का पुनर्वितरण ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। मैंने बहुत धीरे से बोली है, इसको लिख लीजिएगा, डेफिनेशन को आपको जो याद है वो लिखो, अदरवाइज ये लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव को परिभाषित करो। वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। द पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी का, है ना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, आप सभी को पता है। और प्रति न्यूक्लियम बंधन ऊर्जा को परिभाषित करो, E/A, ये कर लोगे, मुझे पता है। फिर बोर मॉडल की 2 लिमिटेशन आपको लिखनी है, कर लोगे बच्चों, है ना। बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जैसे ही परमाणुओं के ऊपर लागू होता है। ये स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया, इस स्पेक्ट्रम की तीव्रता को नहीं समझा पाया, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। स्टॉक इफेक्ट, जीमान इफेक्ट को नहीं समझा पाया। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, न्यूमेरिकल मैं देख लूंगा, ठीक है। देखो,
कैपेसिटर को डिफाइन करना है, संधारित्र को डिफाइन करना है। इसके बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन को आपको अच्छे से समझाना है। श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता निकाल लोगे क्या, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 वाला, ठीक है। फिर किरचॉफ का फर्स्ट रूल मतलब केसीएल आपको लिखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम लिख लोगे, समीशन आई इज इक्वल टू 0, ये वाला काम करके आना है। और व्हीटस्टोन सेतु हेतु शून्य विक्षेप का प्रतिबद्ध बोला है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था क्या, जहां तक मेरा विचार है नहीं बताया था, क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है ये व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। आगे देखो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, रिटेंटिविटी कोरोसिटिविटी ये छोड़ दो, ये छोड़ दो नहीं। राइट, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए, सभी को आना ही चाहिए, फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए बच्चों, है ना। E इज इक्वल्स टू d∅/dt, याद ही रख लेना, मोड लगा करके कीजिएगा, क्योंकि फैराडे ने मोड लगा के ही काम किया था। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल है और अच्छे से पढ़ लो इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि मेरे तो पढ़ा हुआ है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर लूप इज 4 मीटर। आपके पास में एक लूप है और उस लूप की जो एक भुजा है वो 4 मीटर की है, वर्गाकार लूप है, उसकी एक भुजा 4 मीटर की है। और उस वर्गाकार लूप को आपने एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कितना, 2.5 टेस्ला के। आउटसाइड द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मतलब लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। और इट इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप जो है वो बाहर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र से, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जा रहा है। कितने वेग से, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे कॉम्प्लिकेट ना करोगे तो ये सिंपल ही है। देखिएगा, कुछ ऐसा मानो कि आपके पास में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, और एक वर्गाकार लूप जो इससे बाहर जा रहा होगा, तो मैं इसका कुछ भाग अंदर बना देता हूं और कुछ भाग बाहर बना देता हूं, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बात और ध्यान में रख लीजिएगा। इसका मतलब 1 सेकंड बाद, सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे टाइम दिया हुआ है, 1 सेकंड के बाद में वो 2 मीटर आगे चल चुका होगा, तो मतलब 2 मीटर तो बाहर रह गया और 2 मीटर ही अंदर रह गया। बात समझ में आई क्या, क्योंकि 4 मीटर की साइड थी ना, तो 2 मीटर बाहर चला गया, 2 मीटर अंदर, और ये वाली साइड 4 मीटर की है ही। अरे ये पता चला। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होने के कारण कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल डेल फाई अपॉन डेल टी, है ना। तो पहले वाला चुंबकीय फ्लक्स माइनस दूसरे वाला चुंबकीय फ्लक्स, और कितना समय में परिवर्तन आया वो लिखना है, ठीक है। पहले वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या, जब पूरा का पूरा लूप अंदर था, पूरा का पूरा लूप अंदर था, तब चुंबकीय फ्लक्स BA, तो B1A1 लिख दो। और जब बाहर चला गया आधा भाग, तब आप इसे लिख सकते हैं B2A2 लिख दो, डिवाइडेड बाय डेल टी, कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा था। अरे यही तो है, अपन को तो परिमाण निकालना है, इसलिए मैं प्लस में काम कर रहा हूँ, ये सारा काम प्लस के हिसाब से चल रहा है। बी चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कितना है बच्चों, 2.5, और पहले तो पूरा का पूरा लूप अंदर था बच्चों, पहले पूरा लूप अंदर था, पूरा लूप अंदर था, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुणा 4, ठीक है। नीचे तो 1 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बाद में देखो B2A2, B2 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आधा भाग तो 0 चुंबकीय क्षेत्र में चला गया और आधा अभी भी 2.5 में है, तो मैं अभी भी 2.5 ही लिख रहा हूं, इसे आधा मत कर देना। क्षेत्रफल आधा हो गया है, क्षेत्रफल अब कितना हो गया है, 2 गुणा 4 हो गया है जो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। इतना ही तो है। 2.5 और 4 को कॉमन ले लो, 2.5 इंटू 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 4 माइनस 2, ठीक है। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10, और 10 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ होगा रे। मैथमेटिक्स समझ में आई नहीं आई है। चलो आगे देखो,
निम्न के प्रत्ययों के उपयोग लिखिए। आप सभी को इनके यूजेस लिखने हैं। हिंदी वाला पार्ट गायब हो गया क्या? ओके, ऐसा आ गया है, ठीक है, कोई नहीं। चलो ऊपर नीचे देख लीजिएगा, है ना, ये यहाँ पर है। पराबैंगनी तरंगे और अवरक्त तरंगों का आपको क्या लिखना है? उपयोग लिखना है। यूवी रेज, एक एक उपयोग लिखना है। यूवी रेज का सबसे बेस्ट है बच्चों प्यूरिफिकेशन में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल की शुद्धता में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों जल की शुद्धता में लिख लीजिएगा, ये सबसे अच्छा उपयोग है इसका। IR इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे रिमोट में यूज करते हो नहीं करते हो? इन रिमोट कंट्रोल्स, इन रिमोट कंट्रोल्स, वाईफाई सिस्टम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लो तो बहुत बढ़िया है। अगला वाला क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज होती है h, है ना, और वो कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की साइज। कैपिटल H लिख दूं क्या? ऑब्जेक्ट की साइज कैपिटल H लिख देते हैं। इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव होता है बच्चों अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या r नेगेटिव होगी, वो भी माइनस की 40 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। इसका मतलब अगर मैं f की बात करूं तो इसका आधा होना चाहिए, आधा मतलब माइनस का 20 सेंटीमीटर, और इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फिर ये जो दूरी है दर्पण से, ऐसा ही तो करते हो ना, अरे यार बन जा, यह अवतल दर्पण और वस्तु यहां रखी हुई है, तो ये दूरी इस तरफ है ना, दर्पण के सामने है, तो यू माइनस का लिखा जाएगा। माइनस का कितना बच्चों? माइनस का 10, ठीक है क्या? फाइंड द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज। आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, उसका आकार निकालना है, और वो किस प्रकृति का है, मतलब आभासी है या वास्तविक है, कहाँ बन रहा है, ये बताना है, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो तो हम क्या कर सकते हैं भैया, फार्मूला दर्पण के लिए, मिरर के लिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f, चलो 1/f हो गया ऐसा, इज इक्वल्स टू 1/v, v कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u, u तो माइनस का रखा जाएगा रे, बताओ ऐसे रखूं, और ये माइनस का 1/10 इस तरफ आएगा, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20, एलसीएम लोगे तो कितना 20 आएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, ये 1/20 हो जाएगा। v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ रही है, प्लस की आ रही है यार, है, v आपके पास में है, u आपके पास में है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट होगा, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन कैलकुलेट होगा, कितना भैया, माइनस का v/u, माइनस ऐसा का ऐसा, v की वैल्यू 20, u की वैल्यू माइनस का 10, अरे ये 10 है ना, अरे यार मैंने गलत कर दिया क्या बच्चों? इंग्लिश मीडियम में अलग लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में अलग लिखा हुआ है, इसको 10 कर लो यार, मैंने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कर दिया है ना, इसको 10 कर लो आप यार, ठीक है, मैंने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कर दिया है। चलो इसको माइनस का 10 लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, और ये 2 आया, m की वैल्यू धनात्मक है बच्चों, ठीक है। पहले तो आपको पता चला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे, और अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में आप नेचर कैसा लिखोगे, द इमेज विल बी इमेजिनरी या फिर वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, यहां पर पता चल रहा, वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर बनने वाला, कितना डिस्टेंस पर, 20 पर बनने वाला। आकार, आकार कैसे ज्ञात करोगे, m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, है ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो स्मॉल h इज इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल H,
m का वैल्यू 2, कैपिटल H का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, डबल होना चाहिए ना, 6 सेंटीमीटर का हो गया, सीधा बनेगा पीछे की ओर और सीधा ऐसा, ठीक है। चलो क्वेश्चन डन। आगे वाले क्वेश्चन आप सभी करेंगे, अच्छे से देख लीजिए, तरीके से देख लो। 11वें नंबर का सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, हाइगेन आपको याद रखना ही रखना है। फिर इसके बाद में पोलराइड वाला क्वेश्चन प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन अच्छा नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा वाला है बच्चों? I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है, ठीक है, उससे सॉल्व कीजिएगा। आपको दो पोलराइडों का सापेक्ष लेकर के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। इस पोलराइड को घुमाने पर पारगमन प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार, अध्रुवित प्रकाश है ना, वैसे तीव्रता डायरेक्ट आधी हो जाती है। एग्जैक्टली क्या होता है, जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश आता है, पोलराइड से गुजर जाता है, तो तीव्रता आधी हो जाती है। लेकिन ये जिस तरीके का 1.5 नंबर का सवाल है ना, इसने इतना सीधा दिया नहीं होगा। ये दो पोलराइडों को मिला करके, ध्रुवक और विश्लेषक को मिला करके काम कर रहा होगा, पोलराइजर और एनालाइजर को मिला करके काम कर रहा होगा। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से इसका डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। फिर आगे देखो, 64 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। मैं सबसे पहले दी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट देख लेता। क्या भाई, लैम्डा ई इज इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय रूट वी। वी का वैल्यू कितना है भैया, 64 वोल्ट। रख दोगे क्या, आंसर मिल जाएगा। जैसे ही वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाए बच्चों, आप आसानी से मोमेंटम संवेग को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी भी होता है, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहां से जो भी लैम्डा आए वो यहां पुट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्या, संवेग मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा, इस तरीके से। फिर रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष, ये आपको पता होना चाहिए वैसे, कि वह क्या होता है। नाभिक के बारे में उसने बताया था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी बताया था। एक अल्फा कण वापस से लौट आता है, तो नाभिक जो है वो बहुत छोटी सी जगह पर होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह पर होता है, जो कि 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा होता है एटम से। सारा पॉजिटिव चार्ज और मास वहीं सेंट्रलाइज्ड होता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बतानी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसा बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है, द्रव्यमान क्षति, जो मेरे को लगता है नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा जा चुका है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट पूछा जा चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन सही है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, इतनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है EB डिवाइडेड बाय A। EB का वैल्यू दे रखा है 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और A कितना, ऑक्सीजन के लिए 16 है भैया, पता चल गया। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। डन। आगे खंड से, अभी यार ये सारे सवाल तुम्हारे हैं, ये सारे सवाल तुम्हारे। मैं बता देता हूँ कौन सा तैयार करना है, कौन सा नहीं तैयार करना। टॉर्क वाला तैयार कर सकते हो। ये डायग्राम तुम्हें थोड़ा सा उटपटांग दिख रहा होगा, लेकिन जो आपने तैयार कर रखा है ये उसी का ही प्रोटोटाइप है, कुछ अलग नहीं है, वैसा का वैसा ही है। जो आपने टॉर्क ध्यान में रख रखा है ना, बलागुण बना रखा है, दूर पर लगने वाला बलागुण, वही लिख करके आ जाओ, वही है और कुछ नहीं है। फिर ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। आप बलरेखाएं याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन याद कर सकते हो, और छोड़ दो। नेक्स्ट वाला एम्पियर का नियम मैंने बोला था, ठोस बेलन याद कर सकते हो। बायो सावर्ट का नियम मैं बोल रहा हूँ कि यही याद कर लो, ये एग्जाम में आ जाएगा। बायो सावर्ट के नियम से किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये आ जाएगा एग्जाम के अंदर, इससे आपका आसानी से काम बैठ जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। फिर हाउ मेनी टाइप्स, P टाइप और N टाइप के बारे में आपको लिखना है। नेज अर्धचालक किसे कहते हैं, PN संधि निर्माण, ये छोड़ दो यार, होने वाली, ये लास्ट ईयर आ चुका, फॉर्मेशन ऑफ PN डायोड आ चुका है। हाँ, ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ED वाला फॉर्मेट है, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/D। V का वैल्यू कितना, 0.7, D का वैल्यू 1 माइक्रोमीटर रख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। मैं आपको ये वाला बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक बायस, मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को अच्छे से तैयार कर लो, सर्किट डायग्राम अच्छे से तैयार कर लो। इसके साथ में थ्रेशोल्ड और कट इन वोल्टेज, वो वोल्टेज जिसमें फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना चालू हो जाती है, इसके बाद करंट फ्लो होती है, इससे पहले कोई करंट फ्लो नहीं होती। ब्रेकडाउन वोल्टेज,
जिसके बाद में करंट जो है वो एकदम से ही क्या हो जाती है, फ्लो होना चालू हो जाती है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है और आपका जो डायोड है वो ख़राब हो जाता है। इस वोल्टेज के बाद में भंजन वोल्टता ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। पता चला? ये चला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरफ वाला, ये पूरा इसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। आज के लिए उम्मीद करता हूँ इतना ही। ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की थी कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। और आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक और शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना चाहें तो कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों।